Okay, so hello everyone. This is lecture number 2 of structure of atom. पिछली क्लास में मेनली इंट्रोडक्शन ही था, जहां पर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि भाई जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली, जो कि मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ, बाय रेट्रोस्पेक्टिव आई मीन टू से कि हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था कि वी नो के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट न्यू इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो एक्सपेरिमेंट जो कई सारे लोगों ने मिलकर जिस पे काम किया, बट फाइनली एक डेफिनेटिव काम जो है वो जे थॉमसन ने करके दिखाया हुआ था, तो उन्हीं को हम एट्रीब्यूट करते हैं उसकी डिस्कवरी। तो थॉमसन का जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन वाला, वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो आइए उस वहीं पर कुछ और पॉइंट्स देखते हैं और अपना फिर डिस्कशन हम कंटिन्यू रखते हैं वहां पर। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूं, आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिखने लग जाएगा। ठीक, तो ये सब हमने पॉइंट्स लिखे हुए थे। हाँ भाई, लास्ट पॉइंट कहाँ तक के लिखा हुआ था जरा बताइए। जेबा अली, कहाँ तक लिखा हुआ था लास्ट पॉइंट, प्लीज बताइए। सर लास्ट पॉइंट लिखा था, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इन स्मॉल एंड वेरी लाइट पैडल चलिए when ठीक। displaced in the part of the cathode ray. हाँ, कोई अगर उनके सामने कोई हल्का फुल्का आर्टिकल रख देंगे, पैडल व्हील रख देंगे, तो वो रोटेट करने लग जाएंगे, क्योंकि उससे टकराएंगे वो, और वो फिर पैडल व्हील को घुमाने लग जाएंगे, पैडल व्हील को घुमाने लग जाएंगे। तो ये उनकी प्रॉपर्टी रही थी। इससे इससे ये प्रूफ होता है। ये देखिए पॉइंट पढ़िए, ये पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इससे हमको फायदा क्या मिला, इससे फायदा क्या मिला, पढ़िए जेबा, क्या लिखा हुआ है। This property confirms the presence of material particle in cathode ray. हाँ, तो ये जो है वो क्या कहते हैं कि कंफर्म करती है कि भाई उनके अंदर कोई छोटे छोटे, मतलब रेज तो मैम उनका नाम पड़ गया, बस रे तो उनका नाम पड़ गया कि रेज उनका सिर्फ नाम पड़ गया है। रियलिटी में उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स हमको मालूम है कि वो पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन। उनका मास भी है, मोर इम्पोर्टेंटली उनका मास भी है, वो मासलेस नहीं है, उनका थोड़ा मास भी है। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट क्या होगा, ये लिख लेंगे। इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ईएम वेव्स अभी नहीं पता है, वो चैप्टर में आगे चल के होगा, मगर तब भी एक्स्ट्रा पॉइंटर लिख लेंगे। क्या है पॉइंट भाई, क्या पॉइंट है ये, अन्वेषा पढ़िए, क्या पॉइंट है, लिखिए, पढ़िए। Cathode can produce X-rays on striking matter. हाँ, तो ये भी लिखेंगे कि कैथोड रेज जब किसी मैटर से टकराती है, स्पेशली मेटल्स वगैरह से, तो टकराने के बाद में एक्सरेज प्रोड्यूस कर देती है वहां से। Cathode rays can produce X-rays on striking matter. Please write. लिखेंगे, जब लिख लेंगे तो बता देंगे। Yes, sir. ठीक, अब ये यहाँ के बाद से फाइनली एक कंक्लूसिव सी बात क्या निकल कर आई, एक लास्ट बात फिर क्या निकल कर आई, वो ये है। हाँ भाई कुणाल पढ़िए, कुणाल क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। By observing all these properties, cathode ray, Sir J.J. Thomson proved that cathode rays are made up of very fast-moving negatively charged particles known as electrons. Finally, he provided the following characteristics for electron. ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी अभी पढ़ेंगे। थैंक यू कुणाल। ये तो बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट है, मगर इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। इन्होंने पढ़ के काफी अच्छे से सुनाया, हम उसको शॉर्ट में यहाँ से लिखेंगे कि भाई ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में जो है वो ये प्रूव हो गया कि कैथोड रेज में कुछ मटेरियल पार्टिकल है। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ही बताया हुआ है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, सालों की, एक इंसान ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने में। तो हम ये लिख लेंगे कि इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वी शुड राइट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ वेरी फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। ये नाम भी उनको जे थॉमसन ने ही दिया हुआ था। तो ये जितना हिस्सा मैंने रेड से अंडरलाइन किया हुआ है, सिर्फ रेड से जो अंडरलाइन किया हुआ है,
that cathode rays are made up of very fast moving negatively charged particle known as electron. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पूरे को नोट डाउन नहीं करना है, अंकल का नाम जे थॉमसन, ये सारी चीजें वो सब नहीं नोट डाउन करना है, बस जो रेड से लिखा हुआ है कि cathode rays are made up of very fast moving negatively charged particle known as electrons, बस वो नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया भाई, लिखा? Yes sir. Yes, sir. Yes. चलिए अब देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का मास ये तो मतलब ऑलमोस्ट एएमयू में तो 0 ही है, क्लोज टू 0 एएमयू है या एटॉमिक मास यूनिट में। केजीज में और ग्राम में देखिए कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, या फिर केजी में देखें तो 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। लाइक दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ये मास होता है, बहुत हल्का है रिलेटिवली प्रोटॉन के सामने, तो वो अभी हम देखेंगे भी उस चीज को कि ये इलेक्ट्रॉन का मास है 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजीज, या फिर 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ये वैल्यू आई वुड से कि अगर याद रहेगी तो बेटर होगा, अगर नहीं भी याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट कम से कम फंडामेंटल पार्टिकल है, अगर ये बात आप याद रखेंगे तो कोई गलत बात नहीं है। लोग हीरो हीरोइन के कौन सी फिल्म आ रही है और क्या चल रहा है नेटफ्लिक्स पे, क्या चल रहा है यूट्यूब पे, अमेजॉन प्राइम पे, ये याद रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो याद रख ही सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का मास है ग्राम में, ये इलेक्ट्रॉन का मास है केजी में, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लिया आपने? लिखा? लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes. हाँ, चलिए बस अभी इतना ही लिखना और कुछ नहीं। अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो उस पे चार्ज निकल कर आया वो माइनस 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। ये कैसे निकल कर आया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो कि मलिकन ने कराया था। हमको उस एक्सपेरिमेंट की डिटेल में नहीं जाना है, बट मलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कराया था, उसके लिए नोबेल प्राइज भी उनको मिला है। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा चार्ज निकाला गया है इलेक्ट्रॉन पे, तो ये लिख लीजिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये जो सी लिखा हुआ है ये कूलम का सिंबल है, जो कि चार्ज की एसआई यूनिट है। तो ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कराया गया था, उससे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला गया था
तो ये चार्ज भी एकदम नॉर्मल सी चीज है, पता होना चाहिए। चार्ज लिख लेंगे, चार्ज वाली बात लिख लेंगे। कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मलिकन। जब लिख लेंगे तो बताएंगे। यस सर, डन। चलो, अब ये देखिए, ये एक नेक्स्ट चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन का अगर हम जस्ट रेशियो निकालें मैग्नीट्यूड का, हमको चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का, हमको अभी मास पता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो E/m रेशियो कूलम पर ग्राम में इतना निकल कर आ रहा है। चार्ज डिवाइडेड बाय मास, अगर मास ग्राम में ले रखा है, वो कैलकुलेट किया गया था मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंट जो कि थॉमसन ने कराया था। बात यहाँ पर क्या है वो जरा हमको समझनी है। हाँ भाई तारिक मिर्जा, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। charge charge to mass ratio of cathode rays particles is independent of gas taken in discharge tube or nature of cathode, indicating its universal nature. हाँ, अब ये देखिए, ये बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट दे दिया गया, किताबों में लिखा हुआ भी रहता है, मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि चाहे मैं कोई भी गैस अंदर भर दूं, कोई भी एलिमेंट ले लूं, हर किसी गैस में से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है उस पे जो चार्ज है, और हर कोई जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है उसका जो मास है उसकी वैल्यू सेम है, और इसीलिए चार्ज टू मास का रेशियो भी जो निकल कर आ रहा है वो भी क्या निकल कर आ रहा है, सेम निकल कर आ रहा है। और जब सेम निकल कर आ रहा है तो इसलिए वो वैल्यू भी सेम आ रही है। तो इससे यानी ये भी लोगों, क्योंकि उस टाइम तो सर पब्लिक एकदम क्लूलेस थी ना, उस टाइम तो पब्लिक एकदम आइडिया ही नहीं था, लोगों को कुछ पता ही नहीं था। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि हर एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं ना वो एक जैसे ही है। ऐसा नहीं है कि किसी आयरन के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ अलग टाइप का है, और मैग्नीशियम से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है वो कुछ अलग टाइप का है, और हीलियम का इलेक्ट्रॉन कुछ अलग टाइप का है। कैथोड रेज जो निकल कर आ रही थी वो एक जैसी ही थी हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी का साइज वगैरह मास और चार्ज सेम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस E/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो सेम है, सेम है, सेम है। उसने ये साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि हर किसी में जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं वो एक जैसे और सेम ही निकल कर आते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? बताइए तारिक, कुछ बात समझ में आई? Yes sir. मुझे भी समझा दिए यार, मुझे तो नहीं आई समझ में, मुझे भी समझा दी। क्या कहा मैंने, क्या क्या समझाया बताइए। सर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो है हम्म। वो डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस हो उससे इंडिपेंडेंट होती है, हाँ, इंडिपेंडेंट होता है। क्यों क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो सेम रहेगा। हाँ, चाहे वो किसी से भी निकल के आ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पे जो चार्ज है वो सेम है, और एक इलेक्ट्रॉन उसका जो मास है वो भी सेम है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट से निकल कर आ रहा है। कुछ बात समझ में आई सर? यस सर। तो यानी इस बात ने फिर क्या प्रूव कर दिया, इंडिकेटिंग इट्स यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर का मतलब ये है कि उसने ये प्रूव कर दिया कि हर किसी से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं वो सेम है। कुछ आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, नोट डाउन करिए चार्ज टू मास रेशियो वाला पॉइंट। ये क्या लिखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंट बाय थॉमसन, ये E/m रेशियो निकाला कैसे गया था? सर एक एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने में 5-5 साल लग गए थे, ये कोई मामूली सी चीज नहीं है।
सर नेचर ऑफ कैथोड का क्या मतलब? नेचर ऑफ कैथोड का मतलब ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्योंकि मैम कैथोड किसी मेटालिक प्लेट की या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बनी रहती है ना। तो Yes, sir. अगर मान लीजिए कि मैंने मेटल ले लिया कॉपर, तो भी जो कैथोड रेज निकल रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो सिमिलर है। मान लीजिए कि मैंने मेटल ले लिया आयरन, तो भी जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सिमिलर है। मान लीजिए कि मैंने मेटल ले लिया एल्यूमिनियम, तो भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सब एक जैसे हैं। उस पर निर्भरता, डिपेंडेंसी नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मेटल विच वाज मेड टू यूज कैथोड, उस पर डिपेंड नहीं करता है। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। आंख बंद करके नहीं लिखना है, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आपको अपने पहले जो है वो माइंड में समझने की कोशिश करनी है, फिर समझ, अगर नहीं समझ में आए तब पूछना है। डन सर। चलिए, अब भाई एक नॉर्मल सी बात है कि हमको ये मालूम है कि एटम न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है। वी नो दैट एटम इज न्यूट्रल। और Yes, एटम sir. के अंदर अगर निगेटिवली चार्ज चीज कोई निकल आई है, अगर निगेटिवली चार्ज चीज निकल आई तो अब जरूर फिर एटम के अंदर और क्या होनी चाहिए, कोई चीज Positively charged. पॉजिटिवली चार्ज। तो अब अगली साइंटिस्ट लोगों में होड़ इसी बात पे लग गई थी कि यार जरूर एटम के अंदर, क्योंकि एटम इतने साल तक डिस्कवरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की इसीलिए नहीं हो पाई थी कि लोग यही समझ रहे थे एटम जो कुछ है, एटम पे आगे गाड़ी खत्म हो गई, एटम के अंदर कुछ नहीं है। मगर बड़ी मुश्किल से इन्होंने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच के निकाले। तो अब अगली जो है वो इसी बात पे बहस थी कि यार तब तो जरूर कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी है। तो वो पॉजिटिवली चार्ज चीज का कहाँ और कैसे क्या पता लगा है, आइए जरा हम इसको देखते हैं। तो इसकी डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी आपके जो है वो क्या कहते हैं हो रही है यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्या लिखा हुआ है, जरा थोड़ी फिर से एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जिसको हमको समझना है रेट्रोस्पेक्टिवली, तो उसको जरा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हाँ भाई आफिया पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। Since an atom is electrically neutral and consists of negatively charged electrons, it must also contain positively charged particles. These positively charged particles are known as protons. The first experiment for discovery of protons was done by Eugene Goldstein in 1866. The scientists they were named for Rutherford in 1920. हाँ, क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं कि मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमें जो एक चीज नजर आ रही होती है उसके पीछे 50-50 साल की, कई बार कई डिकेड्स की मेहनत रहती है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए अब हमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो हेडिंग डाल लीजिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हेडिंग डाल लीजिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बस इतनी हेडिंग डालिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डाल ली भाई, हेडिंग डाली? Yes, sir. अब देखिए ये जो यहाँ पर गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, बड़ा इंटेलिजेंट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। उन्होंने क्या किया कि ये जो कैथोड वाली इलेक्ट्रोड ली हुई थी, इसमें छोटे छोटे छेद कर दिए। छेद को इंग्लिश में परफोरेशन बोलते हैं। जैसे हम घर में अपने छलनी यूज करते हैं, ठीक, चाय की छलनी यूज करते हैं, किसी और चीज की हम छलनी यूज करते हैं,
तो उन्होंने भी छोटे छोटे इसके अंदर छेद कर दिए, तो इसको बोलने लगे कि हमने ये परफोरेटेड कैथोड ले लिए। भाई अच्छा, परफोरेटेड कैथोड ले लिए, इससे क्या फायदा रहा? उन्होंने कहा अभी बता रहे हैं, देखिए इससे ये फायदा रहा ठीक, कि जब यहाँ पर वही सब एक्सपेरिमेंट हुआ, अंदर गैस वैस भरी हुई है, तो आपको तो बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इधर से निकल कर आते हैं, जब इधर से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं और वो किसी गैस के एटम से टकराते हैं, तो फिर उस एटम का क्या हाल होता है बताइए? उस एटम का क्या हाल होता है फिर? नॉक ऑफ। क्या नॉक ऑफ हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो अब जैसे सपोज करिए मैं जैसे आपको नॉर्मल एग्जांपल के लिए बताऊं कि अंदर यहाँ पर सपोज करिए लेट अस से कि सोडियम गैस के वेपर्स है, लेट अस से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सोडियम गैस भरी हुई है, सोडियम गैस के वेपर्स है। तो मैं तो अभी बिल्कुल 10th क्लास के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, उसके तो सोडियम की कहानी है कि सोडियम की रेट्रोस्पेक्टिवली पढ़ रहे हैं, समझिएगा। सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, ठीक, 12 न्यूट्रॉन है। ये तो न्यूक्लियस के अंदर की स्टोरी है। बाहर ये है कि वही पहला शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और एक तीसरा शेल भी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एक तीसरा भी है। तो अब अगर ये हो गया, अगर ये सिचुएशन मान लीजिए ऐसे करके हो गई है, तो अब इमेजिन दी सिचुएशन कि उधर से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है निकल के, और वो इस वाले इससे टकराया और इसको नॉक ऑफ कर दिया। तो नॉक ऑफ करने के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो पहले तो देखिए 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, बट अब जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कुछ सिचुएशन ये रह जाएगी कि अब सोडियम के पास में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, चलो तो न्यूक्लियस में रह रहे, मगर बाहर इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे बताइए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो सोडियम पे कुल मिला के कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिवली चार्ज चीज अब अट्रैक्ट होके किधर जाना चाहेगी? कैथोड। वेरी गुड, निगेटिव प्लेट की तरफ होगा। क्या ये कैथोड है? हमने पिछली क्लास में लेवलिंग कराई हुई, कुणाल डायग्राम बनाया था या नहीं? यस सर, बनाया था। ठीक, तो कैथोड पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब जो सोडियम पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, वो अब अट्रैक्ट होके, आकर्षित होके किधर जाना चाहेगा? कैथोड की तरफ। तो जा तो वो पहले भी रहा था, मगर वही कि इतनी रोशनी थी तो मुझको यहाँ भी, क्योंकि इस वाले रीजन में तो बहुत रोशनी प्रोड्यूस हो रही है, ये तो रीजन जो बीच वाला रीजन है, यहाँ तो एकदम धूम धड़ाक धड़ाक मारपीट ऐसी चल रही है। इसने इसको मारा, उससे इलेक्ट्रॉन निकले, वो आगे टकरा है, उसने उसको मारा, यहाँ तो WWE चल रही है भाई, एकदम मारकुटाई चल रही है। तो यहाँ पे तो हमको पता नहीं चल पा रहा था, बट जब हमने परफोरेटेड कैथोड ले ली, छलनी की तरह इसको छन्नी कर दिया और ये परफोरेटेड कैथोड ले ली, तो यहां से जब जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम निकला तो परफोरेशन से पास करके पीछे चला गया। अब पीछे जब थोड़ा वो गया तो हमको पीछे वाली रेज को हमने एनालाइज किया, ये पीछे वाली रेज में को हमने एनालाइज किया। इन रेज को देखने के बाद में हमें और फर्दर एनालिसिस करने के बाद में हमको पता चला कि अरे यार ये रेज तो कुछ और ही है, इन रेज पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। तो इनको फिर हमने इन वाली रेज को, क्योंकि जब इधर से जो आ रही थी उसको नाम दे दिया था वो कैथोड, तो जब ये इधर से आ रही थी तो हमने नाम दे दिया अच्छा आप इस वाली साइड से आ रही हैं
तो इन वाली रेस को हमने क्या नाम दे दिया? एनोड। एनोड। एनोड रेस। मगर अंतर है, बहुत अंतर है। कैथोड रेस के अंदर तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, मगर एनोड रेस के अंदर जो एनोड रेस का एनालिसिस है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, बल्कि किसका एनालिसिस हो रहा है? क्या निकल रहे हैं उसमें? मूवमेंट किसका हो रहा है? आयन आयंस का। तो हर गैस के लिए यहाँ पर E/M रेशियो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर गैस का आयन डिफरेंट बनेगा, उसका मास डिफरेंट होगा। चार्ज भले ही सेम भी रहे मगर मास डिफरेंट होगा, तो E/M रेशियो भी डिफरेंट होगा। तो ये पूरी स्टोरी रही है एनोड रेस की, परफोरेटेड कैथोड यूज करके। ये वाला डायग्राम सिर्फ आप बना लेंगे और कुछ नहीं करना। ये वाला डायग्राम बना लेंगे, पिछला वाला जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम है, बस उसमें छेद कर दीजिए, उसमें सिर्फ छोटे छोटे ऐसे छेद कर दीजिए और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, बताइए बताइए बताइए। सर अगर यहाँ परफोरेशन नहीं होता तो क्या होता? हाँ देखिए सर, परफोरेशन अभी जब हम इससे पहले एक्सपेरिमेंट करा रहे थे तो वहां पे आप बताइए हमें कोई परफोरेशन था? नो। ऐसा तो सर कोई परफोरेशन नहीं था। तो सर एनोड रेज वहां पर भी प्रोड्यूस हो रही थी, बट वहां हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने देखिए ट्रेसिंग उनकी कहां पर करी? ट्रेसिंग बिहाइंड कहां पर कैथोड। करी? बैक साइड पे, बैक साइड पे, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे तो सर इतनी रोशनी है, इस वाले रीजन में तो इतनी रोशनी है कि हम इधर तो ट्रेसिंग कर ही नहीं पा रहे। तो पीछे ले जाने के लिए छेद किए गए सर, ताकि हम उनको ट्रेसिंग कर सके, पीछे ले जाने के लिए। इसीलिए उनका एक निक नेम और भी है, एनोड रेस का एक नाम और भी है, कैनल रेस। तो जैसे कैनाल में से पानी खींच के निकाला जाता है, इनको भी पीछे से खींच के इनको ढूंढ के पकड़ के लाया गया था, इसलिए इनका एक और निकनेम पड़ा था कैनल रेस। तो जो आपका इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि परफोरेशन नहीं होते, सर परफोरेशन से हमको ट्रेसिंग में मदद मिली है। एनोड रेस तो पहले भी बननी थी, मगर भीड़ भाड़ में रोशनी में गुम हो जा रही थी। जब परफोरेशन हुए ना और पीछे पहुंची रेस, तो तब हमने सोचा कि अरे यार पीछे रोशनी कैसे प्रोड्यूस हो रही है भाई, पीछे कैसे, पीछे कौन सी रेज आ रही है? क्योंकि कैथोड को तो इधर भागना था, जो आपके कैथोड रेस को, इलेक्ट्रॉन को तो इधर भागना था, पीछे कौन पहुंच गया ये? तो फिर फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला कि ओए 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 ओए, ये बैक साइड पे तो यार पॉजिटिवली चार्ज रेज आ रही है, इनका तो पे तो चार्ज पॉजिटिव है। तो फिर हमने उनके फर्दर काम चला और उनको एनोड रेस का नाम दिया गया। कुछ बात समझ में आई सर? यस सर। भौमिक बात समझ में आई? यस सर, आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बस ये सिर्फ डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना है। पॉइंट्स तो मैं छोटे छोटे लिखवाऊंगा, शॉर्ट नोट्स तो मैं लिखवाऊंगा। हाँ भाई कुणाल, बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपका तैयार हो रहा है एंट्रेंस के लिए, और वैसे तो हम अच्छे लेवल पर काम कर ही रहे। डन। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ भाई कनुप्रिया पढ़िए। एनोड रेस पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। चलिए चलिए, लिखते हैं पहला पॉइंट, फटाफट लिखते चलते हैं। शाबाश, लिखिए प्लीज। डन सर। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट इन स्ट्रेट लाइंस।
दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वही है आपके शैडो वगैरह कास्ट कर देती थी। दिस दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे, सेकंड पॉइंट भी लिख लेंगे, सेकंड पॉइंट भी लिख लेंगे। अब उनपे पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसे पता चला? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब उनको रेस को रखा गया तो वो निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, यानी उनपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज था, उनपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज था, उनपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज था। वैष्णवी यादव थर्ड पॉइंट पढ़िए प्लीज। They are deflected by electric field and magnetic field, and direction of deflection is opposite to that of the cathode rays. हाँ, क्योंकि मैम अब उससे पता चला कि कैथोड यार नेगेटिव थी, यानी कि फिर एनोड कैसी होगी? कैथोड के ऑपोजिट है, तो कैथोड नेगेटिव थी तो फिर एनोड रेस कैसी होंगी बताइए? Positive. वेरी गुड, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। कुणाल फोर्थ पॉइंट पढ़िए। Change to mass ratio depends on nature. चार्ज टू मास, चार्ज टू मास, Sorry, charge to mass ratio depends on nature of gas in the tube. क्या इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? कि Yes. एनोड सर कैथोड रेस के केस में डिपेंडेंसी नहीं थी, मगर एनोड रेस के केस में चार्ज टू मास रेशियो जो है वो अंदर कौन सी गैस भरी हुई है इस पे निर्भर कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। सर इस बात को क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे सर? Yes, sir. कर दीजिए सर प्लीज। क्योंकि सर इसमें एक्सपेरिमेंट में एनोड रे वाले में गैसेस के आयंस मूव कर रहे थे, तो उसका हाँ, तो इस पे डिपेंड करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, शाबाश, वेरी गुड। इसके केस में गैसेस के आयंस मूव कर रहे थे, और सर कैथोड रेस के केस में क्या मूव कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा आंसर दिया है कि यहाँ इस केस में गैसेस के आयंस मूव कर रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, मेरी बात समझिए, मेरी बात को समझिए, मगर उससे पहले पॉइंट तो लिख लो भैया, पॉइंट तो लिख लो। फोर्थ पॉइंट तक लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर समझेंगे, लिख लीजिए, लिखिए 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 लिखिए, फोर्थ पॉइंट तक लिखिए, आराम से लिखिए, मैं मैग्नीफाई कर दे रहा हूं, लिखिए लिखिए। हाँ भाई, लिखा, नोट डाउन किया? यस सर। Yes. लिख लिया भाई? यस सर। ठीक, चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने, वेरी गुड, कंसिडरिंग कि फर्स्ट क्लास है। चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब, ये प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट है, याद रखिएगा, यही सब पॉइंट्स पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसी सब के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, वरना पॉइंट्स तो यार दुनिया लिख लेती है, हम ऐसा यहाँ स्पेशल काम क्या कर रहे हैं, यही कंसेप्ट बिल्डिंग अपनी कर रहे हैं। ये देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जरा देखिए, एक बार एक ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, लाइक दिस इज अवर डिस्चार्ज ट्यूब, एक और हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, एक तीसरी हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, हम ये एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। एक बार हमने हाइड्रोजन भरी हुई है अंदर, हाइड्रोजन के एटम्स है, गैस के रूप में हमारे हाइड्रोजन के एटम्स है, एक बार हमारे हीलियम के एटम्स है, एक बार हमारे सोडियम वाले एटम्स है। अब देखिए होता क्या है, हाइड्रोजन के अगर एटम होंगे
तो हाइड्रोजन का एटम भाई क्या होगा, हाइड्रोजन का एटम क्या होगा, अगर हाइड्रोजन के एटम की बात कर रहे हैं अनुश्री, हाइड्रोजन का एटम क्या होगा? सर 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ मैंने बड़ा करके दिखा दिया इधर। ऐसी मैडम हीलियम का एटम क्या होगा मैम बताइए? 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ 2 न्यूट्रॉन भी होंगे न्यूक्लियस में और बाहर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और मैम ऐसे ही नियॉन, ये सोडियम बोल रहा हूँ, सॉरी सोडियम, सोडियम का एटम क्या होगा मैम? 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ 11 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया। अब यहाँ वही अपनी प्लेट से धड़ाक से या यहाँ से निकल के आया एकदम से धड़ाक, 1 इलेक्ट्रॉन निकल कर आया, इसको नॉक ऑफ कर दिया। तो अब अगर मैं इसका, जैसे ये कॉमन टर्म यूज होता है E/m, तो उसका मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाई क्या, मास। चार्ज में आपको सिर्फ बस वैल्यू लेनी पड़ती है और कुछ नहीं। तो वो अब देखिए जब चला जाएगा तो फिर तो हम तो यही बोल देंगे कि इस पे चार्ज तो प्रोटॉन वाला चार्ज आ जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन के केस में वो चीज क्या होगी, देखिए हाइड्रोजन एक, जब यहां से आप निकालेंगे हाइड्रोजन को मुक्का मार के जब नॉक ऑफ करके निकालेंगे तो हाइड्रोजन के केस में फिर क्या बचा रह जाएगा। मैं तीनों डायग्राम बना दूं तो हाइड्रोजन के केस में, हीलियम के केस में और सोडियम के केस में, हाइड्रोजन के केस में तो बस एक प्रोटॉन, E/m रेशियो अगर मैं निकालूंगा, E/m रेशियो में तीनों का अगर निकालूंगा तो हाइड्रोजन के केस में तो ये आ जाएगा चार्ज 1 यूनिट का चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा, और मास ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा। हीलियम के केस में, जब हीलियम के लिए देखिए इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से टकरा के एक को नॉक ऑफ कर देगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, मगर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा और मास हो जाएगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास जो है वो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। सोडियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये मुक्का मार के निकाल देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 11 प्रोटॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन तो कैंसिल, एक प्रोटॉन का एक्स्ट्रा जो चार्ज बचा रह जाएगा डिवाइडेड बाय 23 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप देख सकते हैं कि हर केस में अंदर जो गैस भरी हुई है उसके लिए E/m रेशियो हर किसी के लिए अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकिंग इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्योंकि ये जो E/m रेशियो ध्यान रहे वो हम निकाल रहे हैं, वो हम एनोड रेस के लिए निकाल रहे हैं जिसपे नेट पॉजिटिव चार्ज है। तो वही हम कहना चाह रहे थे, और ये काफी टफ बात है। शुरुआत में कोई 11th क्लास में अभी नया नया आया हुआ है, किसी को 2 दिन हुए 11th क्लास में आए हुए, उसके लिए ये समझना बहुत टफ बात है, मगर तब भी मैं अपनी तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं कि एनोड रेस के लिए E/m रेशियो हर बार जो गैस भरी हुई थी उसके लिए डिफरेंट था। हाँ भाई आफिया, बात समझ में आई? यस सर। भूमिका बताइए, बात समझ में आई? यस सर। चलिए अनुश्री ये बताइए, E/m रेशियो हाईएस्ट कौन सी गैस के लिए होगा? सर हाइड्रोजन। क्यों? सर क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना हमारा न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी आएगी। हाँ बहुत अच्छा आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है ना, तो उसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो E/m रेशियो तो एक फ्रैक्शन है ना, तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा हाइड्रोजन का है, इसलिए E/m रेशियो सबसे बड़ा हाइड्रोजन का है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। चलिए, तो ये पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट तो आपने लिख लिया होगा। चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब। ये वाली बात मैं किसके लिए लिखवा रहा हूं भाई, किसके लिए लिखवा रहा हूं ये बात? एनोड रेस। एनोड रेस के लिए लिखवा रहा हूं। ये उसको मैंने समझाने की, एक इनफॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करी थी। अब ये हो सकता है बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, सर ये आप चार्ज के लिए 1 क्यों ले रहे हैं, चार्ज 1 कैसे हो जा रहा है? वो थोड़ा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो अभी समझाऊंगा।
आगे चल के अभी समझाऊंगा, इसी लेक्चर में प्रोबेबली आज की क्लास में ही हम समझ लेंगे। बट ये मैंने एक अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि यार हर बार नॉक ऑफ होने के बाद में क्या स्थिति आएगी, चार्ज टू मास रेशियो, जिसको ये बात तो आप लिख ही लेंगे, E/m का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो। चार्ज जो अब उस आयन पे बचा हुआ है और मास जो कि है उस स्पीशीज का जो कि मूव कर रही है, वो आपके डिफरेंट होगा इन केस ऑफ एनोड रे, डिपेंडिंग अपॉन के नेचर ऑफ गैस क्या भरी हुई है। This was a mere explanation. If you deemed anything worthy of writing it down, मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ मतलब लिखने लायक कुछ बात है, समझने लायक तो जरूर हो सकती है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ से कुछ नोट डाउन करना है, तो मैंने स्क्रीन जो है वो 1 आध मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया है। जब आप कह देंगे हाँ नहीं, या तो बोल दें सब लोग कि नहीं नहीं हमें यहाँ से कुछ नोट डाउन नहीं करना, तो हम आगे बढ़ जाए, या फिर बोल देंगे हाँ जो करना था हमने कर लिया नोट डाउन, आप हमें और बोर मत करिए, तो हम आगे बढ़ जाए, जैसा आप लोग कहें। सर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने को ही बोल रहे हैं। चलिए भाई जेबा पढ़िए पढ़िए। Discovery of proton E/m is equals to charge by mass ratio for hydrogen gas is maximum. ये ऑलरेडी अनुश्री समझा चुकी हैं कि E/m रेशियो हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि उसका मास सबसे कम है मैम, इसलिए जब m छोटा होगा तो E/m तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। आगे पढ़िए मैम। It is that positive ions from hydrogen are lightest. They were called protons. एक और बात कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखें, और अगर कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आगे इससे टकरा के इसको डूम नॉक ऑफ करके चला गया, तो फिर अब हाइड्रोजन के अंदर बचेगा क्या? फिर हाइड्रोजन के अंदर बचेगा क्या बताइए? अगर एक इलेक्ट्रॉन मार के घुसा मार के निकाल दिया, तो फिर हाइड्रोजन के अंदर बचेगा क्या? वन प्रोटॉन। देवा कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. Yes, very important, very important। तो ये लिख लीजिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, किलर पॉइंट्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम बहुत अच्छे से अपना चैप्टर तैयार करेंगे। तो पहले तो ये जो मैंने बॉक्स के अंदर बताई है बात, वो लिखिए कि चार्ज टू मास रेशियो हाइड्रोजन गैस का सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। पॉइंट इसी में कंटिन्यूएशन पॉइंट या अलग बना के लिखिए, योर चॉइस, पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द हाइड्रोजन आर लाइटेस्ट। और हाइड्रोजन आयन का तो मतलब यही, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो वो तो प्रोटॉन बचा, बात खत्म। Yes, sir, done. ठीक, अब ये देखिए, जो वही E/m रेशियो से निकाला गया कि प्रोटॉन जो एक फंडामेंटल पार्टिकल है उसका मास कितना है। तो ये देखिए केजीज में इतना है और ग्राम में इतना है, इस चीज को भी नोट डाउन करेंगे। AMU वाला तो अभी मैं समझाऊंगा बाद में। ये प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6725 into 10 की पावर -27 kgs या 1.6725 into 10 की पावर -24 ग्राम।
AMU में भी ऑलमोस्ट 1 AMU आता है, ऑलमोस्ट, क्योंकि डेसिमल की तीसरी प्लेस पे जाके कुछ और आ रहा होता है। लिख लिया भाई, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत ध्यान से आपको ये बात समझनी होगी कि ये प्रोटॉन का मास आया है, ठीक, और आप यू नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप रेशियो निकालेंगे प्रोटॉन का मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास, दोनों की वैल्यू आपको पता है, तो वो रेशियो ये आएगा 1836 डिवाइडेड बाय 1। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन, क्योंकि प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम में यही तो होते हैं, ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर आप ये रेशियो निकालेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रेशियो यहां से देख लीजिए, मैथमेटिकली भी देख लीजिए, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो 1 ही हो जाएगा। Yes, sir. तो ये फिर ये आ जाएगा 1837 अपॉन 1 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यानी कि 1836 बहुत ज्यादा हो गया, यानी प्रोटॉन इज मच मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, मगर एज फार एज मास इज कंसर्न, तो प्रोटॉन हाथी है और इलेक्ट्रॉन चींटी है। हाथी चींटी के मास के में जो रेशियो होगा ना, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के बीच में रेशियो है। प्रोटॉन बहुत भारी है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, प्रोटॉन बहुत भारी है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो ये जो मैंने रेड बॉक्सेस में बात लिखी है, बाकी तो ये तो एक्सप्लेन करके बताया है, बट यहाँ बोल दिया है प्रोटॉन बहुत ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज मच मच हैवियर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। काफी भारी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन।
भाई लिखा, नोट डाउन किया, प्लीज बताइए, कैन वी Yes, sir. मूव अहेड? Yes, sir. आई एम Yes, वेटिंग फॉर sir. योर रिस्पॉन्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एज फार एज चार्ज इज कंसर्न, चार्ज सेम ही है आपके, तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, तो ये आखिरी पॉइंट रहेगा हमारा। चार्ज ऑन प्रोटॉन वही है 1.602 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसी को हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं, 1 यूनिट चार्ज इसी को बोलते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.602 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसी को हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं, इसी को हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। जल्दी से लिखेंगे, बताएंगे Done, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.602 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसको हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। यूनिट चार्ज का मतलब क्या है कि अब भाई क्लास में मैं यही एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अंडरवर्ल्ड में चले जाएंगे, अगर आप अंडरवर्ल्ड में, वो अंडरवर्ल्ड में बोलते हैं भाई एक खोखा लेकर आना है। एक खोखा का मतलब क्या होता है? 1 करोड़। अंडरवर्ल्ड में बोलते हैं अरे भाई एक पेटी दे जाना। एक पेटी का मतलब क्या होता है? 10 लाख। तो वैसे ही 1 यूनिट चार्ज का क्या मतलब होता है? 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs. माइनस 19 कूलम। अब ये देखिए, ये आपने 10 बार देखा होगा, मगर आप पहली बार आप एनालाइज कर रहे होंगे। अगर मैंने ये लिखा है सोडियम प्लस, तो इसका ये मतलब है कि सोडियम पे ये प्लस जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 यूनिट चार्ज। इसका मतलब ये नहीं कि सोडियम पे 1 कूलम का चार्ज है, 1 यूनिट का चार्ज है। उसका रीजन भी है कि भाई 11 प्रोटॉन थे और 12 न्यूट्रॉन थे, और बाहर अब कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 electron. एक प्रोटॉन का एक्स्ट्रा चार्ज आपके ऊपर है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. अब यार ऐसे लिखना तो बहुत कम्बरसम हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ? 1 unit charge. 1 unit charge. 1 unit charge. 1 यूनिट चार्ज, जो कि आपको नजर आ रहा होता है। तो बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये Yes, नहीं ये sir. तो बस Yes, ऐसे ही बोला sir. था, एक खोखा, एक पेटी, 1 करोड़ 10 लाख। जैसे आप मूवीज में देखते होंगे, ए तेरे बेटे को किडनैप कर लिया, अगर बचाना है तो चल 4 पेटी दे के जाए यहाँ पे। तो वो उनका पेटी, वो स्लैंग यूज कर रहे होते हैं कि 40 लाख रुपए दे के जाओ, रैंसम मनी। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 40 lakhs, दे से 4 पेटी दे के जाना, ठीक है। कुछ और बोलते हैं 1 खोखा दे के जाना। वैसे 1 यूनिट चार्ज का मतलब यही होता है 1.602 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए भी मैग्नीट्यूड वाइज तो वही यूज होगा। तो 1 यूनिट चार्ज, ये चीज लिख लीजिएगा, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मगर तब भी अभी हम लोग नए हैं, तो हर छोटी छोटी बात बताना मैं जरूरी समझ रहा हूं, ताकि फंडामेंटल स्ट्रांग बनते रहेंगे। ये लिखिए, नोट डाउन कर लिए, जब कर लिया तो बताइए, फिर आगे बढ़े। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट बात क्या है भाई? लास्ट में क्या चीज हमसे कही गई है? दीपाली पढ़िए। A proton is a fundamental particle of atom carrying 1 unit positive charge and having mass nearly equal to that of hydrogen atom. नियरली इसलिए कहा गया है क्योंकि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा, मगर इलेक्ट्रॉन का मास तो एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए नियरली शब्द का प्रयोग किया गया। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, लिख लीजिए, आखिरी बात लिख लीजिए।
डन सर। चलिए हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर यही हम बता दें 1 फैराडे क्या होता है। व्हाट इज 1 फैराडे? 1 फैराडे, क्योंकि जब यूनिट चार्ज की बात आ रही थी 1 फैराडे। हाँ भाई भौमिक पढ़िए। 1 Faraday equal to charge on 1 mole of electron equals to 6.022 into 10 raised to power 23 into 1.6022 into 10 raised to power minus 19 coulomb. हाँ, ये तो खैर मैंने ऐसी सी रफ सी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, बट ये 1 फैराडे होता है तो ये भी पता होना चाहिए। व्हाट इज 1 फैराडे? व्हाट इज 1 फैराडे, ये पता होना चाहिए। ठीक, लिख लीजिए 1 फैराडे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर जब ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें अपनी वैल्यू भी पता चल जाएगी फिर। 96486 कूलम। हम्म, 96486। तो याद रखना है 1 फैराडे क्या है। व्हाट इज, आपको तो शॉर्ट में लिखना रहेगा 1 फैराडे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल की वैल्यू पता है और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो पता है। लिखा भाई, लिखा? Yes. Yes, sir. चलिए, अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई, तो बहस ये चलने लगी कि यार ये लोग रह कैसे रहे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर रह कैसे रहे। तो इसमें सबसे पहले अंकल ने, कौन से अंकल? कौन अंकल? ये थॉमसन अंकल कौन है? सर जिन्होंने इलेक्ट्रॉन और कैथोड जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, इनके पास ही पहुंच गई कि अंकल आप ही बता दीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है, प्रोटॉन वगैरह भी अब डिस्कवर होने लगा है, तो जरा कुछ बताएं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करें कि ये लोग क्या रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो थॉमसन मॉडल जो है वो क्या कहते हैं कि उसको जरा हम देखते हैं और समझते हैं थॉमसन मॉडल क्या है, कैसे। ठीक, तो भाई इसको जरा पढ़ने की जरूरत है कि व्हाट इज थॉमसन मॉडल। हाँ भाई अन्वेषा पढ़िए। In 1898, Thomson proposed the model of the atom in which the electrons are negatively charged particles embedded in the atomic sphere of approximately radius 10 raised to the power minus 10 meter. हाँ, ये ऐसी फिगर बनाई हुई है, वो हमें तो ये सब लिखना नहीं होगा, मगर एक बार कम से कम आप पढ़ लेंगी तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़िए मैम। Since atoms are electrically neutral, the sphere also contains an equal number of positive charges. The positive charge was assumed to be spread throughout the atom, forming a kind of pudding in which the negative electrons were suspended like plums. Hence the name plum pudding model. The mass of the atom is thus assumed to be distributed uniformly over the atom. हाँ, तो ये थॉमसन मॉडल आया यहाँ पे। थॉमसन मॉडल क्या है कि इन्होंने कहा कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड था, और जैसे कोई केक में चेरी लगाते हैं या फिर पुडिंग वगैरह हम लोग तो कम बनाते हैं, हलवा हलवा बनाते हैं, बट यूरोपियन कंट्रीज में ऑब्वियसली ठंड वंड ज्यादा पड़ती है तो बेकरी के आइटम उधर ज्यादा बनते हैं।
तो ये पुडिंग में जैसे हम टॉपिंग्स लगाते हैं गार्निशिंग के लिए, तो निगेटिवली चार्ज उस पर वैसे ही रख दिया गया है आपके पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये थॉमसन मॉडल उन्होंने एक फिगरेटिवली थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिया। हमारे लिए ऑब्वियसली कोई इतनी लंबी चौड़ी लाइन ये सब लिखना ये कहीं से भी जरूरी नहीं है कि आप इतनी लंबी चौड़ी बातों को नोट डाउन करें। हम तो बस इसको शॉर्ट में यहाँ पर थॉमसन मॉडल को जो है वो क्या कहते हैं कि बहुत शॉर्ट शब्दों में लिख लेंगे। लिख लीजिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, बस हेडिंग डाल लीजिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लिख लिया भाई थॉमसन मॉडल, हेडिंग डाल ली? Yes, sir. हाँ, बस फिर अब जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात लिख लेनी है। वो क्या है कि negatively charged particle were assumed to be embedded in a uniform sphere of पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसमें जैसे केक में चेरी लगी होती है वैसे ही उसमें नेगेटिव चार्ज की टॉपिंग है। लिख लिया भाई? लिखा लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? चलिए, ऑब्वियसली ये मॉडल बहुत जल्दी ही रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, सबसे बड़ा तो जो इसका रिजेक्शन का कारण था वो आपके रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम डील करेंगे। ठीक, तो यहाँ इसके ड्रॉबैक्स लिख लेंगे। क्या ड्रॉबैक है? पहला ड्रॉबैक तो इसका ये है, साइंटिस्ट लोगों ने इसको अपोज किया कि क्या ड्रॉबैक है भाई, क्या ड्रॉबैक है, इसको पढ़िए जरा, ये इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई कुणाल पढ़िए ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड इसके थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक पढ़िए, क्या है? No oppositely charged particle system can remain in static equilibrium. इसका मतलब समझाइए, कुछ समझा सकते हैं? थोड़ा डीप रूटेड मीनिंग है, समझाइए। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एक साथ हर जगह कैसे रह सकते हैं? नहीं, इनका कहने का ये मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को तुमने साथ में और दूरी दूरी पे अगर रख दिया है तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो रेस्ट पे रह ही नहीं सकते। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को थोड़ी थोड़ी दूरी पे रख दो और उनमें अट्रैक्शन पैदा नहीं हो, वो रेस्ट में रह ही नहीं सकते। तो उन्होंने तो रेस्ट में रख दिया ना, वो पॉसिबल ही नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्विलिब्रियम में भी रहे, यानी मतलब सिस्टम मेंटेन भी रहे और वो रुके हुए भी रहे, रेस्ट में भी रहे। ये चीज पॉसिबल नहीं है। कुछ आई बात समझ में? Yes, sir. ये चीज पॉसिबल नहीं। तो ये ड्रॉबैक आपने कभी सुना नहीं होगा
सर लिखिए। सर एक और बार मतलब समझा दीजिए जी देखिए स्टेटमेंट। मैम, हाँ समझा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम। इसका मतलब एक्चुअली में ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो थॉमसन ने बोल दिया कि बस ये यहाँ पर रुके हुए हैं, रेस्ट में रह रहे हैं। उसका रीजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन की वजह से वो रेस्ट में रह ही नहीं सकते, और इन्होंने उनको रेस्ट में रखा हुआ है, तो ये बात ठीक नहीं है। ठीक है सर। हाँ, और मेन ड्रॉबैक तो वही है, ये तो खैर देखिए ऐसे ही बताया गया। मेन ड्रॉबैक तो यही है कि जो कि रदरफोर्ड ने आपके यहां पर इनकी धज्जियां उड़ा दी कि थॉमसन मॉडल could not explain Rutherford's alpha particle scattering experiment। वो थॉमसन मॉडल उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो ये तो वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होता है, और उसको देखेंगे भी, ये नोट डाउन करिए। लिखा भाई, लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. यस सर। Yes. चलिए, अब ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चन हैं जो कि हमको करने हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये मुझको करके आपको भेजना रहेगा। इस होमवर्क की डेडलाइन है 10 AM टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह 10 बजे तक ये होमवर्क मुझको, आप अपनी कॉपी में जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, और फोटो खींच के मुझे भेजेंगे। ग्रुप पे नहीं, मुझे इंडिविजुअली भेजेंगे। जो नहीं होंगे वो हम डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। 2.1, 2.2, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, ये होमवर्क के क्वेश्चन है। सिंपली कहीं साइड में किताब अगर आसपास होगी तो किताब में नोट डाउन कर लें, कि बुक में ही मार्क कर लें। अगर ऑब्वियसली बुक में नहीं है तो कहीं साइड में हल्का फुल्का आप क्वेश्चन नंबर बस नोट डाउन कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है।
बताइए भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलिए चलिए, लिख लिया ये क्वेश्चन, नोट डाउन कर लिए होमवर्क वाले? यस सर। Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। कर लिए नोट डाउन के कौन कौन से करने हैं होमवर्क? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखिए, इससे पहले कि हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ें, तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? तो ये देखिए, ये हीलियम है, ये हीलियम एटम है। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज अ हीलियम एटम। हीलियम एटम ये है, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हीलियम में से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, इफ यू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीलियम, तो वो रिमूव करने के बाद में फिर क्या हो जाएगा? यूनिट फिर चार्ज बताइए, जब 2 रिमूव कर देंगे तो यूनिट चार्ज कितना आ जाएगा फिर उस पे? +2. +2। तो अब जब इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं, तो सिर्फ बचा क्या रह गया? फिर बचा क्या रह गया? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हीलियम का न्यूक्लियस। तो इस हीलियम 2+ या जो हीलियम का न्यूक्लियस ही बचा रह जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? या तो आप अल्फा पार्टिकल को ये बोलिए डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम, या फिर ये बोल दिए हीलियम न्यूक्लियस। बस अल्फा पार्टिकल ये है आपके एम न्यूक्लियस। अगर कोई कहे E/m रेशियो क्या होगा अल्फा पार्टिकल का, तो चार्ज तो देखिए उस पे 2 यूनिट का आ जाएगा। मास, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो है भी नहीं उसके अंदर। 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर है। 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन यानी 1/2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये उसका E/m रेशियो आ गया है अल्फा पार्टिकल। अल्फा को ऐसे सिंबलाइज करते हैं हम इस टाइप से। ग्रीक अल्फाबेट है अल्फा, ग्रीक में ए को अल्फा बोलते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ने 9th क्लास पूरी पढ़ ली और ये रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया, और सच में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको यही नहीं मालूम कि अल्फा पार्टिकल कहते किसको। तो प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ में। लिख लिया भाई, लिख लिया? Yes, sir. कैन यू मूव अहेड? Yes, sir. चलिए, तो ये अल्फा पार्टिकल था, ये अल्फा पार्टिकल था। यानी अल्फा पार्टिकल, कोई हमसे पूछेगा व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, वी शुड बी वेरी क्लियर। डबली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए जिसपे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। 2 यूनिट। तो ये घिसी पिटी बात, आई होप कि पब्लिक को अगर पहले नहीं पता होगी तो अब तो कोई कंफ्यूजन रही नहीं गया होगा। आगे बढ़े। जी मैम, बताइए बताइए। जी सर मैम बताइए। तो अल्फा पार्टिकल में ऐसी क्या स्पेशल
है जो इसको अलग से नाम दिया गया? हाँ देखिए, अल्फा पार्टिकल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इनको अल्फा पार्टिकल ऐसी क्या खास बात है। मैम ये एक्चुअली में न्यूक्लियर डीके में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और इनको आसानी से ऑब्टेन कर लिया जाता है और अलग अलग एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, इसलिए अलग से इनको नाम दे दिया गया है। दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर डीके। न्यूक्लियर एक न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है और दूसरे न्यूक्लियस में जाता है तो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है इस, और ये आसानी से प्रोड्यूस हो जा रहे थे, इसीलिए उनको अल्फा पार्टिकल नाम दिया गया। ये कई बार कई सारे न्यूक्लियर रिएक्शन में मिला भी करते हैं, हमको कई सारे न्यूक्लियर रिएक्शन में ये मिला करते हैं, इसीलिए इनको अलग से खास नाम दिया गया। ये लिख लिया है, बताइए यहाँ ये आगे बढ़ सकते हैं भाई? यस सर। यस सर। अब रदरफोर्ड का जो है वो क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या था। रदरफोर्ड एक बहुत टावरिंग साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के ये रहने वाले थे। इंग्लैंड में इनका काफी बड़ा आपके मतलब स्टेचर था अपने टाइम में। अब पॉइंट क्या है रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो है वो शॉर्ट फीचर्स क्या है, आइए जरा हम उनको देखते हैं। मयंक शर्मा पढ़िए भाई। गोल्ड फॉइल 10 मीटर थिकनेस 10 नहीं, 10 नहीं, अरे यार क्या बात कर दी, 10 मीटर थिकनेस यार, बिक जाएगा भाई आदमी। इतना इतना ज्यादा सोना खरीदवाएंगे आप? कितनी थिकनेस है बताइए? 10 to the power -7 मीटर। जी जी जी, बहुत पतला बहुत बारीक, 10 की पावर -7। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। was bombarded with high energy बॉम्बार्डेड मतलब धड़ाधड़ शूट किए गए अल्फा पार्टिकल with high energy alpha particles यानी उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। around आगे the बढ़िए foil पढ़िए पढ़िए पढ़िए, घबरा क्यों नहीं, पढ़िए। around the foil a fluorescent screen was placed to detect alpha particles। हाँ, क्योंकि जहां भी अल्फा पार्टिकल टकराएंगे वो वहां पे रोशनी प्रोड्यूस करेंगे, तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट डिजाइन हुआ है सर। ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, ये लेड प्लेट लगा दी। लेड प्लेट इसलिए कि अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जो है वो बहुत लिमिटेड ही अल्फा पार्टिकल हमको चाहिए थे, हमें ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए थी, तो यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल निकाले। अल्फा पार्टिकल ये गोल्ड फॉइल से टकराए और इसके चारों तरफ, ऑलमोस्ट चारों तरफ हमने वो आपके जो है वो एक ऐसी प्लेट लगा दी कि जिनसे जब अल्फा पार्टिकल टकराए तो वहां पे रोशनी प्रोड्यूस हो। तो ये गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद में इस टाइप से उनमें जो है वो आपके जैसे गोल्ड फॉइल से पास किया उनमें डिफ्लेक्शन हो गया। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि यार उनमें डिफ्लेक्शन कैसे प्रोड्यूस हो गया। आगे बढ़िए मयंक, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिले हमको? most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected। some of the alpha particles deflect by a small or large angle। very few reflect back along the path। कुछ ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्शन हुआ, जिनमें स्मॉल एंगल या लार्ज एंगल के साथ डिफ्लेक्शन हुआ, और बहुत इक्का दुक्का ऐसे थे कि जो कि एकदम 100% लौट गए, कि टकराने के बाद एकदम 360 डिग्री वापस पीछे लौट गए, एकदम रिवर्स हो गए। ठीक, तो अब ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एटम के पॉइंट लिखिए, क्योंकि हम आगे इसी पे काम करेंगे, तो पॉइंट लिखते चलें ताकि कोई बहुत ज्यादा बैकलॉग टाइप का नहीं रह जाए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ कि नोट्स आप यहाँ पर क्लास में ही बना लेंगे, इसके अलावा इधर उधर भागने की नोट्स के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो एनसीईआरटी पढ़ने की तब भी जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़ने की तब भी जरूरत पड़ेगी, मगर अभी ये जल्दी से नोट डाउन करिए। जैसे ये पॉइंट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम हेडिंग डाल के इनको नोट डाउन कीजिए, जैसे ही लिख लेंगे बताइएगा।
Yes, sir, done. चलिए, अब ये सब इन इन एक्सपेरिमेंट को हमको बहुत अच्छे से समझना होगा और देखना होगा। रदरफोर्ड ने क्या बोला, क्या कहा? तो व्हाट डिड रदरफोर्ड सेड? उसको पूरे एक्सपेरिमेंट को समझेंगे ईमानदारी से और बहुत ढंग से एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है भाई, रदरफोर्ड ने क्या कहा। लक्षिता पढ़िए, लक्षिता गुप्ता पढ़िए। Most of the space in an atom is empty. एम्प्टी, ज्यादातर जो एटम के अंदर जगह खाली है। नेक्स्ट पॉइंट, Alpha particles being positively charged could be deflected by the some heavily charged positive particles. क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स खुद भी प्रोटॉन्स हैं, तो वो और काफी तेजी से वो मूव करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे ये आपने देखा कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल तेजी से मूव करते हुए आ रहे हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है, तो ये इसका मैग्निफाइड व्यू दिखाया है। तो यहाँ से ये क्या हो गया कि डिफ्लेक्ट हो गए। तो वो जिस चीज से टकराए होंगे या जिस चीज ने उनको डिफ्लेक्ट किया है वो खुद भी बहुत हैवी होनी चाहिए, अदरवाइज वो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है इतनी आसानी से। रदरफोर्ड ने उस हैवी चीज को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। यानी ये न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने। तो अभी तो ये देखिए, मैंने आई एम सॉरी टू से मैंने कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बताई जो आपने 10th 9th क्लास में ना पढ़ी हुई हो। ये तो बहुत जेनरिक से स्टेटमेंट है, तो जल्दी से इनको नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए इनको। जेनरिक स्टेटमेंट है मगर नोट डाउन करिए। रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा हुआ है ये नोट डाउन करिए। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखेंगे। हाँ भाई, दृश्य बंसल आवाज आ रही है? यस सर। भाई रदरफोर्ड ने यार गोल्ड फॉइल यूज किया। रदरफोर्ड को गोल्ड यूज करने की क्या जरूरत थी? उनकी मम्मी एल्युमिनियम फॉइल में पराठे रख के दे देती, वो एल्युमिनियम यूज कर लेता। उसने गोल्ड क्यों यूज किया रदरफोर्ड ने, बताइए। सर क्योंकि हमें पतली से पतली शीट चाहिए थी और तो सर गोल्ड आपने जो है बहुत वो बहुत अच्छी बात कही मैम कि पतली शीट चाहिए थी और मेलाइबिलिटी बोलते हैं। तो मैम एल्युमिनियम फॉइल भी तो पतला होता है। आपने पराठे कभी खाए या नहीं, बताइए। एल्युमिनियम फॉइल में खाना गर्म करने के लिए रख के देते हैं या नहीं? जी सर। तो फिर मैम बताइए फिर। सर क्योंकि गोल्ड काफी ज्यादा मेलेबल होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम और दूसरे मेटल्स। मैम ठीक, मेलाइबिलिटी एल्युमिनियम की भी आ जाती है ऐसी। माना कि ठीक है मेलाइबिलिटी है गोल्ड की, मगर इवन एल्युमिनियम फॉइल भी कोई इतना खराब काम नहीं कर रहा होता कि वो मैलिएबल नहीं है। कुछ और ही रीजन है गोल्ड फॉइल यूज करने के। अगर न्यूक्लियस आप, बहुत डेंस होता है। हाँ, न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, ढेर सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ढेर सारे प्रोटॉन्स होते हैं। तो आइए, अभी हमारे पास 2 मिनट बचे हुए हैं और इस क्वेश्चन को हमें एड्रेस करना है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया गया। गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया गया? तो लिखिए भाई, वाई गोल्ड फॉइल। पहला पॉइंट तो यह है कि वो हाईली मैलिएबल है। सो मैलिएबिलिटी क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मैलिएबिलिटी? हाँ भाई, नेहा बताइए, मैलिएबल किसे बोलते हैं? Property of a metal that can be beaten into thin sheets. वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। थिन शीट्स।
सर हाँ हाँ बताइए बताइए। तो प्रीवियस स्लाइड लगा दी है, वो लीव हो गया था गलती से, कुछ कोई बात कनेक्शन नहीं, नेट हो गया था। कोई बात नहीं, देखिए देखिए देखिए, स्लाइड तो एक ही है मैम हमारे पास, प्रीवियस वाली नहीं है, देखिए आराम से। मतलब यस सर, डन। लिख लिया, लिखा भाई लिखा। यस सर। अब गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया, जैसे कि भाई बताया हैवी है, ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम अगली क्लास में अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे और ये रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट को थोड़ा प्रॉपर वे में समझेंगे। डेफिनेटली मैं यहाँ वो बातें भी आपको बताने की कोशिश करूंगा जो कि आपने अभी तक के सुनी नहीं होंगी। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ होगा, मगर ऐसी बातें भी बताऊंगा जो है वो क्या कहते हैं जिन्होंने सुनी नहीं होंगी। ठीक, हाँ लक्षिता, अपना जो भी डाउट्स हो आप भेज दीजिएगा। ठीक, मैं लेट मी स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, सो थैंक यू एवरीवन। हाँ लक्षिता भाई बताइए।